हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय अथॉरिटी, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा यूनिट 5 इनइक्वालिटी कास्ट एंड क्लास। हम कवर कर रहे हैं MPS 003 इग्नू मटेरियल इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ये हमारी बुक का नाम है। तो इसके अंदर हमने 4 यूनिट कवर कर ली है। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम यूनिट 5 कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस यूनिट के अंदर इसके सारे सब पार्ट्स को इस एक वीडियो के अंदर पूरे कवर करेंगे। बेसिक से एकदम बिना डबल रीडिंग के एकदम हर एक लाइन को अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिपेंडेंस के बाद एक क्लियर डायरेक्शन दिया था कि जो हमारा भारत है वो अब क्या करेगा, मतलब जो समाज में फैली जो इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानताएं हैं, उसको ख़त्म करेगा या फिर कम करेगा। क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ जो थी वो फैल रही थी, तो भारत ने एक क्लियर डायरेक्शन दिया था कि अब हम इस पर काम करेंगे जिससे सारी सोशल इनइक्वालिटीज़ जो है वो ख़त्म हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, जैसे पहला आता है नॉर्मेटिव। इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मेटिव का मतलब होता है जो आइडियल, डिज़ायर या फिर डिज़ायरेबल होना चाहिए। जैसे कुछ आइडियल चीज़ हो, हम कह सकते हैं आदर्शों पे चले, नॉर्म्स पे चले, ट्रेडिशन बेस्ड हो, वो होता है आइडियल। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक पिलर्स। डेमोक्रेटिक पिलर्स मतलब लोकतांत्रिक सिद्धांत, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, विच इज़ डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये सब चीज़ें क्या होता है, जब इनरेस्ट का मतलब होता है कि चीज़ का ऑफिशियली तरीके से, मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ मेंशन है, तो एक चीज़, ये सब डॉक्ट्राइन्स जो होते हैं ये सब मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट एक वर्ड है, इसका मतलब है इंडिपेंडेंस के बाद भारत, जैसे कॉलोनियल मतलब अंग्रेज़ों का राज था, कॉलोनी बना के रहते थे वो। पोस्ट कॉलोनियल मतलब जो अंग्रेज़ फिर वहाँ से चले जाते हैं और बाद में वो अपनी कॉलोनी को छोड़ देते हैं। यानी कि जैसे इंडिया को, जब इंडिया से ब्रिटिश चले गए थे तो वो एक पोस्ट कॉलोनियल कंट्री बन गया था। इस चीज़ का हमने रिडक्शन किया, फिर इनइक्वालिटीज़ को हम बहुत ज़्यादा एबॉलिशन करने वाले थे। ये हमारा एक मेन मोटिव था उस टाइम। जो हमारा वेलफेयर स्टेट था उसका मकसद क्या था? वेलफेयर स्टेट का मकसद था जाति प्रथा जो थी भारत में फैली हुई उसको कम करके एक समानता वाली सोसाइटी बनाना, जहाँ पर सभी लोग क्या हो, समान हो। समानता वाली सोसाइटी को क्रिएट करना। जो लोग मतलब पिछले कई सालों से, सदियों से दबाए गए हैं, बहुत ज़्यादा उनको ऑप्रेस्ड किया गया है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए सरकार ने एजुकेशन और जॉब्स में क्या दिया था? रिजर्वेशन दिया था। एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन दिया, खासकर सरकारी जॉब्स और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन मिलने लगा उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए जिनको बहुत दबाया गया था। जैसे एग्जाम्पल ST और SC कैंडिडेट्स के लिए UPSC में एक फिक्स रिजर्वेशन की पॉलिसी का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन प्रिंसिपल है, क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला प्रिंसिपल। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका मतलब है कि जाति, जेंडर या धर्म, इन सब के आधार पर, मतलब इन सब के नाम पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हाउएवर सोसाइटी डज नॉट फंक्शन मेयरली ऑन द बेसिस, यानी कि जो चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी आइडियल क्यों ना हो, मतलब आदर्श क्यों ना हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी आइडियल क्यों ना हो, लेकिन रियल लाइफ में समाज इन प्रिंसिपल्स को तुरंत पूरी तरह से फॉलो नहीं करता कि हम सबको समानता देंगे। रियल लाइफ में ग्राउंड रियलिटी यही है, जो ग्राउंड रियलिटी होती है गाइस वो अलग होती है। मतलब मेंटालिटीज़ और हमारी जो परंपराएं हैं वो बदलने में क्या होता है, टाइम लगता है, टाइम बहुत लगता है। ये सब हमारी परंपराएं बदलने में, ये सब चीज़ें बदलने के अंदर अगर हम बात करें तो, इसीलिए ये जो वर्ण सिस्टम वगैरह है ये हमेशा सदियों से चला आ रहा है हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर। यानी कि चाहे लॉ कुछ भी कहे, सामाजिक भेदभाव को खत्म करना आसान नहीं होता। जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कुछ भी कहे, समाज में जो भेदभाव फैला हुआ है उसको ख़त्म करना, कम करना, ये आसान बात नहीं है। क्योंकि समाज कई तरह की परंपराओं और वैल्यूज़ में घिरा हुआ होता है, इसीलिए कानून बनना और उसका असर होना दोनों में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। और हम कह सकते हैं कि आज भी जाति और वर्ग का जो एक तरीके से इफ़ेक्ट है घर के अंदर, आसपास, हमारे समाज में और हमारी राजनीति में, ये दिखता ही है। ये चीज़ें सिर्फ पोस्ट में नहीं दिखती बल्कि प्रेजेंट में, मतलब पास्ट का ये नहीं है।
मतलब पास्ट में ही नहीं दिखती है, ये चीज़ें प्रेजेंट में भी है, आज भी ऐसा है। जैसे पंचायत इलेक्शंस में लोग अपनी जाति के कैंडिडेट्स को वोट करते हैं, ये नहीं देखते कि वो डिज़र्विंग है या नहीं। मतलब इसीलिए यही है कि लोग सिर्फ जाति प्रथा आज भी बहुत ही ज़्यादा ये है। इसी यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे, इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे सामाजिक भेदभाव ने कैसे लोकतंत्र और विकास दोनों को बहुत अफेक्ट किया। क्या भारत सही में समानता ला पाया या नहीं ला पाया, इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं नोशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज से। देखिए, अलग अलग समाज में कुछ लोग या ग्रुप्स को ज़्यादा मौका और रिसोर्सेज मिलते हैं और कुछ लोग उस लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। ये है सोशल इनइक्वालिटी। जैसे कि एक बहुत ही अपर क्लास, मतलब एक बहुत अपर क्लास सिटी का स्टूडेंट है कोई भी, ठीक है, और एक रिमोट विलेज का एससी का स्टूडेंट है, तो मतलब ये दोनों स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए इक्वल रिसोर्सेज इनको मिलते ही नहीं हैं कोई भी तैयारी के लिए। ये वालों को ज़्यादा अच्छे मटेरियल मिल सकते हैं क्योंकि इसके पास पैसा भी है, पावर भी है। इसके पास ये गरीब है, पुअर है, पिछड़ा हुआ है, तो इसको उतने मटेरियल्स नहीं मिलेंगे। तो यहीं पर इनइक्वालिटीज़ शो होती है कि रिमोट एरियाज से आए हुए लोगों को उतना रिसोर्सेज नहीं मिल पाता जितना किसी सिटी वाले को मिल सकता है। अब देखिए, हम बात करते हैं सामाजिक इनइक्वालिटीज़। जो रोजनेऊ हैं वो कहते हैं कि उन्होंने ये बताया है कि इनइक्वालिटी के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं नेचुरल इनइक्वालिटी और एक होता है सोशल इनइक्वालिटी। इन्होंने दो टाइप से बताए हैं। नेचुरल इनइक्वालिटी क्या होती है? ये वो इक्वालिटी जो बहुत बेसिक होती है और प्राकृतिक होती है, मतलब बाय नेचर मैन को वैसा बनाया जाता है। सोशल इनइक्वालिटी जो समाज बनाता है, ये नेचर से नहीं आती है, ये समाज क्रिएट करता है अपनी मानसिकता लगाकर। जो नेचुरल इनइक्वालिटी का मतलब है हर व्यक्ति का शारीरिक या दिमागी लेवल अलग होता है। मतलब वो क्या सोचता है, उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशंस अलग होती है। मतलब क्या सोचता है, किसी का बॉडी स्ट्रोंग होता है, किसी का माइंड शार्प होता है, किसी की बॉडी वीक होती है, किसी का मतलब ये। तो ये सब क्या है, नेचर से मिलता है, उसको प्रकृति देती है। सोसाइटी का इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। वहीं अगर हम बात करें सोशल इनइक्वालिटीज़ की, तो इसका मतलब होता है कि पहले तो नेचर को समझते हैं। जैसे कि कोहली है, हम जानते हैं वो क्रिकेट की, मतलब हम कह सकते हैं, अब कोहली जितना अच्छा क्रिकेट खेलेगा उतना कोई आम आदमी नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उसकी जो है एक क्षमता अलग है अपने क्रिकेट खेलने की, वो नॉर्मल आदमी से अलग होती है। ये क्या हो गई, नेचुरल इनइक्वालिटी है जो सिर्फ उसको मिली है, एक पर्टिकुलर पर्सन की हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल। वहीं अगर हम सोशल इनइक्वालिटी बात करते हैं तो वो होती है कि कुछ लोगों को पैसा, पावर या इज्जत सिर्फ उनके जाति, फैमिली बैकग्राउंड के आधार पर मिलती है। किसी की फैमिली बहुत रिच है, बहुत अच्छी है, तो उसका क्या अपने आप समाज में एक स्टेटस डेवलप हो जाएगा। हाँ भाई, ये इस घर से आता है, ये बहुत अच्छी बैकग्राउंड है। तो ये सब धर्म के आधार पर, फैमिली, जात, ये सब के आधार पर होता है। तो ये चीज़ें पर क्या बेसिस है, इनका कोई बेसिस नेचर नहीं है, इनका समाज ने क्रिएट किया है। चाहे उनमें वो रियल एबिलिटी है नहीं, आप अच्छी फैमिली से आ रहे हो, मतलब आप एक बहुत अच्छे मतलब हो उससे, तो ये एक राजघराने का मान लीजिए बेटा पॉलिटिक्स में इजीली एंट्री ले सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, पावर, पॉलिटिक्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो राजनीति के अंदर आराम से एंट्री ले सकता है। जबकि एक टैलेंटेड दलित है, बहुत होशियार है, बहुत टैलेंटेड, उसके जीवन में क्या है, सिर्फ स्ट्रगल लिखा हुआ है। तो ये है सोशल इनइक्वालिटी जिसे समाज ने क्रिएट किया है। एक समाज के अंदर भी जाति, वर्ग, इन सब चीज़ों के हिसाब से लोगों को अलग अलग लेवल की एक्सेस मिलती है। चाहे समाज डेवलप्ड हो या नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी के एससी लोग जो होते हैं वो भी कभी कभी जो है लैंड ऑनिंग अपर क्लास के जैसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ऐसा है कि जो मेट्रो सिटी से एससी लोग हैं वो इतने बड़े शहर में रहते हुए भी अपर लोगों की हम कह सकते हैं इक्वालिटी नहीं कर पाते। तो ऐसा है कि समाज के आधार पर मिलता है उन्हें रिसोर्सेज का भी यूज़। जो पावर होती है जिसे हम शक्ति कहते हैं, यानी कि जैसा
पैसा, जैसे पैसा इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे पावर भी एक अलग एडवांटेजेस अपने आप में रखती है। जिस जाति या ग्रुप के पास पावर होती है, शक्ति होती है, मेजॉरिटी होती है, वो डिसीजन मेकिंग में हमेशा आगे होते हैं, चाहे किसी भी चीज़ में वो देख लीजिए। डोमिनेंट कास्ट पंचायत रूरल एरियाज़ में एसटी और एससी की बात इग्नोर करते हैं। मतलब जो डोमिनेंट कास्ट होती है, कोई जाति होती है ऐसी जो पंचायत लेवल पर है, वो हमेशा जो उनसे कम लोग हैं, उनसे माइनॉरिटी में जो लोग हैं, उनकी बातों को दबाया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। ये पावर का इम्बैलेंस केस है। यहाँ हम कह सकते हैं जो पावर है वो संतुलन पर नहीं है, एक जैसी नहीं है। जहाँ डोमिनेंट है वो उनका पलड़ा जो होता है वो ज़्यादा भारी होता है, वो डोमिनेंट नहीं है। वहीं अगर हम बात करें कि जैसे कई परंपराएं और कानून कुछ जातियों या नौकरियों को ज़्यादा इज्जत देते हैं और कुछ को कम देते हैं, इससे भी सोशल इनइक्वालिटीज़ बनती है। जाति हो गई, उनको ज़्यादा, कई परंपराएं जो होती है, ट्रेडिशंस जो होते हैं, वो उनको ज़्यादा देते हैं। जैसे डॉक्टर या आईएएस को सोसाइटी में क्या मिलती है, ये नौकरियां ही तो है। डॉक्टर या आईएएस पोस्ट है तो इनको भाई आईएएस साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, तो इनको बड़ी इज्जत देते हैं। लेकिन सफाई कर्मचारी, वो भी तो अपना काम कर रहा है। इवन बोथ हमारे लिए इसेंशियल है, दोनों ही इसेंशियल है। अगर सफाई कर्मचारी नहीं होगा तो सड़क की अगले दिन हालत ख़राब हो जाएगी, और डॉक्टर भी नहीं होगा तो स्वास्थ्य की हालत ख़राब हो जाएगी हमारे। तो दोनों ही हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बैलेंस में काम करने चाहिए, दोनों को बैलेंस की इज्जत मिलनी चाहिए। पर इज्जत किसको मिलती है भाई? आईएएस को इज्जत मिलती है, डॉक्टर्स को इज्जत मिलती है, पोस्ट को इज्जत मिलती है हमारे यहाँ। हायरार्की का मतलब क्या होता है? ऐसी मतलब एक प्रिंसिपल है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। हायरार्की का मतलब एक ऊपर से लेकर नीचे तक आदेश फ्लो करते हैं। हायरार्की मतलब होता है कि एक टॉप से लेकर नीचे तक का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर टॉप पहले फिर नीचे तक, ऐसे मतलब जाति प्रथा में देखने को मिलता है। ऊंची जाति, नीची जाति, ये हायरार्की है। फिर स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है समाज को लेयर वाइज बनाता है ये, जैसे ऊपर जाती है ये वाली, नीची जाती है, तो ये सब चीज़ें। क्लास को डिवाइड करता है, यानी कि आर्थिक या सोशल क्लास के हिसाब से कि मतलब कैसी तुम्हारी क्लास है, क्लास का वर्गीकरण यानी ये डिवीज़न। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं कि समाज को मानव सभ्यता के एक्सपर्ट्स होते हैं ये सब लोग। तो इसमें यही कहा गया है कि सामाजिक इनइक्वालिटी को समझने के लिए स्कॉलर्स हायरार्की, क्लास डिविजन्स और स्ट्रेटिफिकेशंस जैसे शब्दों का यूज़ करते हैं समाज को समझने के लिए। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, मानव के विज्ञान को समझते हैं, वो सब लोग जो होते हैं। ये जो क्लासिफिकेशंस है, जैसे इग्लिटरेनियन सोसाइटीज़ की बात की जाती है। इग्लिटरेनियन सोसाइटीज़ यानी कि जहाँ पर सब बराबर होते हैं। इग्लिटरेनियन में नो ग्रुप एंजॉयज ग्रेटर एक्सेस हियर, किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है नहीं मिलता, मतलब यहाँ सभी बराबर मौका मिलता है, सभी को पैसा, पावर, इज्जत, मतलब कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ जहाँ सब जो है डिसीजंस कलेक्टिव लेते हैं, सब लोग डिसीजंस जो है वो कलेक्टिव लेते हैं। एक वर्ड आता है रैंक सोसाइटी। इसका मतलब क्या होता है? रैंक सोसाइटी जहाँ पैसा, पावर सबके पास बराबर हो सकता है, लेकिन इज्जत का अंतर होता है। यहाँ पर पैसा, पावर बराबर है, लेकिन इज्जत में डिफरेंस आ जाता है, यानी कि इज्जत में डिफरेंस होता है। मतलब जैसे कि इन सोसाइटीज़ में लोग इकोनॉमिकली तो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन सोशल स्टेटस जो है वो फिक्स्ड होती है, जैसे जन्म के हिसाब से वो सब चीज़ें होती हैं। कुछ ट्राइब्स जहाँ चीफ या प्रिस्ट का स्टेटस होता है, हाई होता है, इवन सबके पास सेम रिसोर्सेज है, लेकिन वहाँ पर जो है चीफ जो होते हैं उनका जो प्रेस्टीज है, उनका जो रुतबा है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। कुछ समाज में ऐसा होता है। और अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स क्लास सोसाइटी की, जहाँ लोगों के हिसाब से मतलब डिवाइड होते हैं, लोग कैसे अलग अलग, जैसे रिच, मिडिल, पुअर, इनके हिसाब से डिवाइड होते हैं। अनइक्वल एक्सेस है, हर लेवल का एक्सेस सबको नहीं मिलता है। यानी कि मॉडर्न समाज, जैसे कि इंडिया की बात अगर हम करें, वहाँ क्लास सोसाइटी बन चुका है, जहाँ पैसा, पावर और इज्जत कुछ लोगों के पास ज़्यादा होती है और कुछ के पास बहुत कम। जैसे अर्बन इंडिया में कॉरपोरेट जो सीईओज होते हैं वो डेली वेज वर्कर्स के बीच एक ह्यूज डिफरेंस है। एक तो आप देख लीजिए सीईओ है कोई कंपनी का, और एक डेली पैसा कमाने वाला वर्कर है, तो अब इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिवीज़न देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अंतर है इनके बीच में। फिर हम बात करें व्हाट इट मैटर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम अगर बात करें तो इसका अर्थ क्या है?
तो देखिए, सोशल इनइक्वालिटीज से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में बायसनेस आता है। अगर ब्यूरोक्रेसी में ही डोमिनेंट क्लास कास्ट है, ब्यूरोक्रेसी में जो नौकरशाही है उसमें बड़ी बड़ी जो कास्ट है, डोमिनेंट कास्ट होती हैं, उसका इन्फ्लुएंस होगा। तो वीकर सेक्शंस का अपलिफ्टमेंट, उनको जो उठाने की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। जैसे कि अभी जो हम बात करें, आज भी ST, SC, OBC इनके लिए स्कीम्स हैं, लेकिन ग्राउंड पे उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल होता है, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि समाज में हायरार्की है अभी भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। पुराने टाइम में जो खेती बाड़ी वाले समाज में आपको जो क्या मौका मिलेगा ये आपके जन्म से तय होता था कि आपको समाज में क्या स्टेटस मिलेगा, आपके ये बर्थ से तय होता था उस समय। जैसे कि ना कि आपकी मेहनत से, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, नो बेनिफिट। आपका जन्म किस परिवार में हुआ है उसके हिसाब से आपको, ये सब पुराने टाइम का बात है ये। अगर आप लोअर कास्ट में पैदा हुए हैं तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस जो है नहीं मिलते थे लोअर कास्ट की। जैसे कि अगर आप एक शूद्र फैमिली में पैदा होते हैं तो वहाँ पे आपको वेद पढ़ना, युद्ध करना या फिर सरकारी पद लेना, ये सब अलाउड नहीं होता था, ये आप नहीं कर सकते थे। जो मतलब लोगों का समाज में क्या रोल होगा वो जन्म, जाति, उम्र, जेंडर से फिक्स होता था। इसमें व्यक्ति का टैलेंट, इंटरेस्ट या चॉइस ये मैटर करता ही नहीं था। अगर आप एक कुम्हार फैमिली में पैदा हुए हैं तो आपके लिए डिफ़ॉल्ट करियर जो उस चीज़ से हटकर मिट्टी के बर्तन होता है, चाहे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको वही काम करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ और करना चाहते हो। अगर आप ऐसा कुम्हारों की फैमिली में पैदा हुए हैं तो ये कहने को मतलब कि जो आपका शुरुआती पैसा चला आ रहा है उसी को आपको करना पड़ेगा। ये है जो लोग हैं उनका समाज में क्या रोल होगा वो जन्म, जाति, उम्र, जेंडर ये सब फिक्स करता है। इसमें व्यक्ति का टैलेंट, इंटरेस्ट या चॉइस मैटर नहीं करती। देखिए, अगर मैंने ये एग्जाम्पल दिया था पोर्टर वाला एग्जाम्पल, वो फिर हम बात करते हैं जो समाज है। समाज ने इस जाति और जैसे जन्म के आधार पर भेद को ये तो भगवान की मर्जी है ये कहकर, मतलब इस व्यवस्था को ये कहे कि ये तो भगवान की मर्जी है, नेचुरल है कहकर जस्टिफाई किया। इससे लोग विरोध नहीं कर सकते हैं कि भगवान की मर्जी तो विरोध कैसे करें। मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथ में कह दिया कि ब्राह्मण शिक्षा देंगे और शूद्र सेवा करेंगे, तो सोसाइटी ने इसे क्या मान लिया, डिवाइन ऑर्डर मान लिया। सोसाइटी कहती है भाई डिवाइन ऑर्डर है, इसे तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। यूरोप के अंदर क्या हुआ था, यूरोप में, और हम कह सकते हैं सामाजिक स्तर बने हुए हैं बहुत अलग अलग, सामाजिक अलग अलग अपने जो हम कह सकते हैं एक ऑर्डर है, और उनको कानून और धर्म ने अप्रूव किया था। इसका मतलब इनइक्वालिटी को ऑफिशियली सपोर्ट मिलता है वहाँ पर। ऐसे एक फार्मर को कभी नोबेल नहीं बनने दिया जाता, चाहे वो कितना भी योग्य क्यों ना हो, क्योंकि उसका जन्म नीचे के ऑर्डर में हुआ है ना, इसीलिए उसको नोबेल नहीं बनने दिया जाता। तो ये इंडियन कास्ट सिस्टम वाज अनदर टाइप ऑफ वैलिडेशन ऑफ सोशल हायरार्की, यानी कि जो इंडियन का कास्ट सिस्टम है, भारतीय जाति व्यवस्था भी इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट करती थी और हर व्यक्ति का रोल यहाँ पर फिक्स होता था। पहले ब्राह्मण आते थे, फिर क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्य, फिर शूद्र, इस ऑर्डर के क्वेश्चंस को अलाउड मतलब होता था। यहाँ पर ये इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है कि आप इस सोशल हायरार्की के ऑर्डर को सवाल उठा सको। द इंडिविजुअल, ये जो प्रोफेशन था, यानी कि हम कह सकते हैं मॉडर्न सोसाइटी और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेटिक में आप क्या बनेंगे ये आपकी चॉइस या हार्डवर्क टैलेंट से डिसाइड नहीं होता था, ये आपकी जाति से मतलब डिसाइड होता था। मॉडर्न, लेकिन आज के टाइम क्या होता है, मॉडर्न पहले की बात है, लेकिन आज मॉडर्न में आपके पास स्किल है, उस पर डिसाइड करता है आप क्या करेंगे क्या नहीं, ये सब, ना कि आपकी जाति पर डिसाइड करेगा। एक दलित स्टूडेंट का IIT में एडमिशन ले सकता है और इंजीनियर भी बन सकता है, पहले ये पॉसिबल नहीं था। पहले तो भाई दलित है तो कुछ नहीं कर सकता, पहले ऐसा था, हमारे इनइक्वालिटी का सिस्टम ऐसा था। और फिर ये जो न्यू रोल है, दिस न्यू रोल वाज, यानी कि नई सोच ये रही थी कि व्यक्ति अपने बलबूते पर सफल बने, ऐसा नई सोच कहती है, व्यक्ति जो है खुद काबिल बने, अपने बलबूते पर जो है वो सफल बने। और ये बात डेमोक्रेसी का आइडिया जो है उसके साथ मैच होती हुई हमें दिख रही है। ये किस चीज़ को इन्वॉल्व्ड करती है अपने अंदर, जैसे आपका करियर स्टेटस आपके डिसीजन और हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपको अगर किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है, मतलब
या फिर प्राइवेट सेक्टर में सीईओ बनना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने काबिल हैं उस चीज़ के लिए। जो सोसाइटी है, वो जो मॉडर्न समाज ने रिजिड जाति व्यवस्था, जो हायरार्की का सिस्टम था, रिजिड जाति की व्यवस्था जो थी, फ्लेक्सिबल क्लास का लेयर सिस्टम में मूव कर दिया है। अब जो है फ्लेक्सिबल कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ देखने को मिलता है। हायरार्की मतलब जन्म से फिक्स होता है कौन क्या करेगा, और स्ट्रेटिफिकेशन आपकी मेहनत के ऊपर से, आपकी मेहनत से ऊपर नीचे जा सकते हो आप अपनी, या ऊपर या नीचे, मेहनत करोगे तो ऊपर, नहीं करोगे तो नीचे, ये स्ट्रेटिफिकेशन है। फिर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट। अब एक अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, हायरार्की प्रिविलेज इन सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट, यानी कि सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो समाजशास्त्री होते हैं वो कहते हैं कि कास्ट और स्टेट बेस्ड समाज, स्टेट बेस्ड समाज का मतलब क्या होता है, हायरार्की मतलब स्टेट बेस्ड समाज में जहाँ हायरार्की डोमिनेंट थी और इनइक्वालिटी को लोग नेचुरल समझते थे। इनइक्वालिटी जो होती थी उसे लोग कहते थे, लोग इट्स ओके, ये तो नेचुरल है। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, प्रिविलेज का मतलब होता है कि चली आ रही थी, चली आती है यहाँ पे एक परंपरा। लेजिटिमेटेड का मतलब सही माना गया, और नेचुरल गिविंग का मतलब होता है जैसे ये नेचर ने बनाई हो, ऐसा कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो है वो मानते थे, नेचुरली गिवन है ये सब चीज़ें। स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द अदर हैंड, जो स्ट्रेटिफिकेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब मैंने बताया है कि लेयर्ड सोसाइटी, हर एक चीज़ की एक लेयर होती है अपनी। नॉट कंसिडर्ड, यानी कि जो ये सोसाइटी, मॉडर्न समाज में इनइक्वालिटी तो है, लोग मानते हैं कि मॉडर्न जो समाज है उसमें क्या है, इनइक्वालिटी तो है, लेकिन लोग मानते हैं कि जो मैन मेड है, माने कि ये लोगों ने बनाई है और इससे चेंज किया जा सकता है। ये जो असमानताएं हैं लोगों ने ही बनाई है और इसे चेंज भी किया जा सकता है, मॉडर्न समाज ये मानता है। समाज बदला लेकिन असमानता खत्म नहीं हुई हमारे यहाँ, उसका सिर्फ फॉर्मेट बदल गया था। पहले जाति थी और अब क्या हो गई, क्लास और जेंडर बेस्ड असमानताएं होने लगी। जो आज की सोसाइटी में एक गरीब भी मेहनत से ऊपर जा सकता है और पेपर पे सबको इक्वल माना गया है, चाहे ग्राउंड में इनइक्वालिटी हो या ना हो, लेकिन ऐसा कहा गया है कि गरीब ऊपर जा सकता है, गरीब नीचे जा सकता है, ऐसा है। पेपर में तो सब अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, ग्राउंड रियलिटी में कुछ है या नहीं वो नहीं देखा जाता है। आज भी जो है इंडस्ट्रियल मॉडल, या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर, मॉडर्न समाज में जेंडर और रेस के आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है देखने को मिलता है। फीमेल को नहीं, मतलब जैसे कि मेल फीमेल में, मतलब ऐसा है कि वाइट को प्रेफरेंस मिलता है, ब्लैक को नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जेंडर और उसके आधार पर मिलता है। जैसे कॉर्पोरेट्स बोर्ड होते हैं उसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, कम है। यूएसए में क्या है, ब्लैक लोगों को ज़्यादा अरेस्ट किया जाता है, रेशियल प्रोलिफिंग है वहाँ पर, तो ऐसा है। मॉडर्न समाज की बात अगर हम करें फिर भी यहाँ पर जो है ऐसा देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें जीडी बैरमैन की बात करते हैं, तो बैरमैन कहते हैं कि लोगों में डिफ्रेंशिएशन, जो लोगों में जो है डिफरेंस नेचुरल है, लेकिन जब समाज उनको स्टेटस या वैल्यू दे देता है, जैसे कि ये बड़ा आदमी, ये छोटा आदमी, अगर ऐसी बातें हो जाती है, समाज उन्हें ऐसी वैल्यू दे देता है, तब वो इनइक्वालिटी बन जाता है। वैसे तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन तो एक नेचुरल प्रोसेस है, समाज अगर उसमें डिफरेंशिएशन कर देता है, समाज अगर कह देता है ये बड़ा आदमी, ये छोटा आदमी, तब वो चीज़ क्या बन जाती है, इनइक्वालिटी बन जाती है। एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शाय है, मतलब शर्मीला है, दूसरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो ये नेचुरल डिफरेंस है भाई। अपने स्वभाव से कोई शर्मनाक हो सकता है, मतलब जिसको शर्म ज़्यादा आती हो वो हो सकता है, और कोई मतलब बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है, तो ये तो नेचुरल है ना, स्वभाव है उसका। लेकिन अगर टीचर सिर्फ कॉन्फिडेंट को वैल्यू दे कि भाई कॉन्फिडेंट स्टूडेंट को मुझे वैल्यू देनी चाहिए, तो ये सोशल इनइक्वालिटी बन जाती है, ये है सामाजिक असमानता। जो बैरमैन है वो ये भी कहते हैं सिर्फ डिफरेंस होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एक ग्रुप दूसरे पर रूल करता है, यानी डोमिनेंस करता है, जब एक ग्रुप दूसरे पर डोमिनेंस करता है, तभी वो रियल सोशल इनइक्वालिटी बन जाती है समाज के अंदर। अगर अपर कास्ट लोअर कास्ट के साथ बैठने से ही इनकार करे तो दैट्स डोमिनेंस, नॉट जस्ट डिफरेंस। यहाँ पर क्या है, डोमिनेंस है, डिफरेंस नहीं है सिर्फ। तो ये चीज़ है जो डोमिनेंस है, यानी कि इग्लिटरेनियन का मतलब क्या होता है, इक्वल। इग्लिटरेनियन मतलब इक्वल सोसाइटीज़ में डोमिनेंस टेम्पररी हो सकता है। डोमिनेंस जो होता है कुछ समय के लिए हो सकता है, जैसे कि कभी कोई टीम लीडर हो या कभी कोई और, लेकिन जाति प्रथा वाले समाज में स्टेटस फिक्स्ड होता है। कोई
नीचे ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। ये जाति प्रथा वाला समाज है, उसमें ये चीज़ें रहती है कि कोई नीचे ही रहेगा। ट्राइबल सोसाइटी में कभी एल्डर का कहना, मतलब हम कह सकते हैं ना, एल्डर का कहना चलता है कि जो हेड होता है वही कहेगा, वही चलेगा, उसी की बात मानी जाएगी। कभी यूथ का, कोई यूथ होता है उसकी मानी जाएगी। ये कंटेक्चुअल डोमिनेंस है, कभी कोई आके राज करेगा, कभी कोई आके राज करेगा। ये ट्राइबल सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है। पर हिंदू कास्ट सिस्टम में जाति चेंज नहीं कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनक्वालिटी से कहा जाता है। ये कौन सी इनक्वालिटी है? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनक्वालिटी है ये। इट इज एम्बेडेड इन अ, यानी कि देखिए, इन एग्लिटरेनियन सोसाइटीज़ जो होती है, कौन सी सोसाइटीज़? इन एग्लिटरेनियन सोसाइटीज़ के अंदर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर जो है स्टेटस अब आपके स्किल्स पे नहीं बल्कि जन्म पे होता है। जहाँ पर एग्लिटरेनियन नहीं, इन एग्लिटरेनियन में जो आपका स्टेटस है स्किल्स पर नहीं होता, आपके जन्म पर होता है। कैपेबिलिटी मैटर नहीं करती है कि आप में क्षमता कितनी है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आपकी क्षमता की कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे कैपेबिलिटी जो है मैटर नहीं करेगी। जैसे एक लोअर कास्ट है, मतलब एक लोअर कास्ट डॉक्टर अपर कास्ट के कंपैरिजन में सामाजिक रूप से रिस्पेक्ट नहीं पाता, एबिलिटी होने के बावजूद भी। डॉक्टर तो दोनों हैं, लेकिन अपर और लोअर कास्ट का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। वही जो मार्क्सिस्ट थे, वो मतलब मार्क्सिस्ट ऐसा मानते हैं, जो मार्क्स के विचारों को फॉलो करते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि जो लोग अमीर हैं, मीन्स प्रोडक्शन उनके पास है, जो लोग अमीर हैं प्रोडक्शन उन्हीं के पास है, वही पावर और स्टेटस पाते हैं। वही लोग जो है समाज के अंदर, उन्हीं को पावर मिलता है, उन्हीं को स्टेटस मिलता है। वहीं इनइक्वालिटी का रूट रीजन क्या है? पैसा है। मार्क्स तो इनइक्वालिटी का रूट ही पैसा मानते हैं कि पैसा है ना, वहीं से इनइक्वालिटी का जन्म होता है। फैक्टर ओनर जो होता है, फैक्ट्री का कोई ऑनर है, फैक्ट्री का कोई ऑनर, उसको बर्जुआस कहा गया है और मजदूर को प्रोलेटरिएट कहा गया है, मार्क्स ने कहा है। इनमें क्लास डिवाइड उन्होंने बताया है। और ऑनर के पास क्या है? पावर, पैसा, और वर्कर के पास कुछ भी नहीं है, हैव नॉट और हैव वाली सिचुएशन मार्क्सिस्ट इस चीज़ को बताते हैं। फिर इन द वेबेरियन पैराडिग्म में हम अगर देखें तो वेबेरियन पैराडाइम मतलब जो मैक्स वेबर है उसका व्यू पॉइंट, जर्मन सोशलिस्ट थे बहुत बड़े, नॉट एंटायरली गवर्नड बाय इकोनॉमी की बात करते हैं ये, यानी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। वेबर कहते हैं कि स्टेटस और पावर सिर्फ पैसा नहीं देता है, इज्जत, ऑनर, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, रिलीजियस, ये सब भी देते हैं। एक साधु या संत के पास पैसा नहीं होता, लेकिन समाज में उनका स्टेटस बहुत हाई होता है, ऐसा मैक्स वेबर मानते हैं। ट्रेडिशनल थॉट है उनका। ऑल्दो वो ये भी बताते हैं कि सामाजिक जो स्तर होता है, हम कह सकते हैं जो स्ट्रेटिफिकेशन है, हम ऊपर नीचे के लेयर्स के रूप में उसे देखते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब एक लेयर में डिवाइडेड हर चीज़ होनी चाहिए। तो सामाजिक सत्र को हम कैसे देखते हैं? एक लेयर के तौर पे देखते हैं, रूप के तौर पे देखते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सीधा वर्टिकल सिस्टम नहीं होता, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं इसमें। कास्ट होती है, क्लास होती है, जेंडर, रिलीजन, ये सब। एक अपर कास्ट लड़की अगर गरीब है, एक अपर की कास्ट की लड़की अगर गरीब है, तो उसका स्टेटस रिच ओबीसी लड़के से लोअर भी हो सकता है। मल्टीपल फैक्टर्स का इफेक्ट है। मान लीजिए एक लड़की है, अगर वो गरीब है, वो क्या है? गरीब है, लेकिन उसकी कास्ट अपर है, बहुत अच्छी कास्ट है उसकी, तो उसका जो स्टेटस है, और ओबीसी कोई लड़का है वो बहुत रिच है, उससे भी लोअर हो सकता है। वो लड़की का जो स्टेटस से लोअर हो सकता है। ये मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं। यानी कि ये जो ऐसे लेयर बनी हुई है, ये बहुत जटिल सिस्टम है, कम्प्लेक्स सिस्टम इसे बताया गया, मल्टीपल सेट है यहाँ पर। यानी कि हम कह सकते हैं सामाजिक स्ट्रक्चर मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, अलग अलग डायमेंशन है यहाँ पे। किस व्यक्ति का कास्ट हाई हो सकता है लेकिन क्लास लो हो सकता है, किसी का स्टेटस हाई हो सकता है, किसी का ये लो हो सकता है। तो स्टेटस अलग कॉम्बिनेशन से बनता है। ये सब चीज़ें अलग अलग कॉम्बिनेशन से जो है मिलकर बनती है। जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, पैरेटो, मॉस्का और मिसाइल जो है, ये सब क्या है? एलीट थ्योरी देने वाले थिंकर्स हैं। तो ये थिंकर्स मानते हैं कि असली इनइक्वालिटी का सोर्स क्या है? पावर है। असली इनइक्वालिटी, असमानता क्यों फैली है? पावर की वजह से फैली है। जिसके पास पावर है वही कंट्रोल करता है और वही इनइक्वालिटी बनाता है। पॉलिटिकल पार्टी का हाई कमांड सब डिसीजंस करता है, यानी कि कॉमन वर्कर की सुनवाई नहीं होती है, पावर का डोमिनेंस है। पॉलिटिकल पार्टी का कोई केस है, सबसे पहले आइए जज साहब, हम जज साहब जो है पॉलिटिकल पार्टी का केस लड़ेंगे सबसे पहले। कोई गरीब है तो वो पीछे रहो एक बार, बड़े लोगों को, वीआईपी को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो ये समाज ने बनाई है ये सब चीज़ें, पैसा, पावर, वो। वहीं हम बात करें अकॉर्डिंग
टू दैम पावर इज द एबिलिटी टू मेक अदर्स डू व्हाट दे डू वांट टू नॉट, यानी कि पावर का मतलब कि लोगों से वो काम करवाना जो वो नहीं करना चाहते। इलीट लोग, जो कुछ अभिजात लोग होते हैं, वो पावर में इसीलिए होते हैं क्योंकि टॉप पोजीशंस पर होते हैं वो, इसीलिए उनके पास पावर होती है। जैसे कॉरपोरेट्स में सीईओज होते हैं, वही डिसीजंस लेते हैं, एम्प्लॉयज़ उनके डिसीजंस मानते हैं, चाहे उन्हें पसंद उनके डिसीजंस आए चाहे ना आए, दैट डजेंट मैटर। एक फ्रेंच स्कॉलर हैं बॉर्ड्यू, वो कहते हैं, फ्रेंच के सोशोलॉजिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कुछ लोग अपने ड्रेसिंग स्टाइल, अपनी लैंग्वेज, अपने एजुकेशन, इनके बेस पर प्रेस्टीज पाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी एजुकेशन की स्टाइल, स्किल्स, इनसे जो है इज्जत पाते हैं, प्रेस्टीज पाते हैं, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो। इंग्लिश स्पीकिंग इलीट, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने वाले इलीट जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल जीते हैं, उन्हें हाई स्टेटस मिलता है। सिंबॉलिक कैपिटल क्या है? सिंबॉलिक कैपिटल की वजह से उन्हें हाई स्टेटस मिलता है क्योंकि उनके पास स्किल्स है। हम बात करते हैं सोशल कैपिटल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक आता है सोशल कैपिटल। व्हाट इज सोशल कैपिटल हेयर? सो देखिए, सोशल कैपिटल का मतलब है किसी ग्रुप के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल या कॉर्पोरेट लिंक्स अच्छी होती है, कोई कहते हैं ना हम बहुत अच्छा, आपकी अप्रोच अच्छी है, जिनके थ्रू वो अपॉर्चुनिटीज़ पा लेते हैं। जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट जिसका भाई ऑलरेडी आईएएस है, उसके पास क्या है? उसके पास अच्छी गाइडेंस है, कॉन्फिडेंस है, कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, उसके और भी लोग हैं आईएएस वगैरह, तो वो अच्छे से पता कर लेता है इस लाइन में क्या है। तो ये सब चीज़ें, तो दे इंडिकेट दैट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्टीम प्रेस्टीज, यानी कि हम देख सकते हैं कई सामाजिक सिस्टम में इज्जत और स्टेटस, ना कि पैसा या राजनीतिक पावर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब चीज़ें। सिंबॉलिक फैक्टर भी जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है, लेयर्स होता है, इसका रीज़न बन सकते हैं। ये सिंबॉलिक फैक्टर्स होते हैं। एक स्मॉल टाउन स्कूल प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड मोर देन अ लोकल कॉन्ट्रैक्टर, प्रेस्टीज, पैसा, यहाँ पे प्रेस्टीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि पैसा। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, जो कोई एक गांव में कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास कोई इज्जत नहीं है, वहीं उस गांव का प्रिंसिपल है, उसके पास कम पैसा है लेकिन फिर भी इज्जत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है? सिंबॉलिक फैक्टर, प्रिंसिपल को मोर ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। नेक्स्ट हमारी सब यूनिट का एक टॉपिक है द नेचर ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया। अब प्रकृति क्या है भारत के अंदर, नेचर क्या है कास्ट इनइक्वालिटीज़ का? तो देखिए, जो ये कास्ट है ना, कास्ट यानी जाति, भारत के सामाजिक, कास्ट और जाति जो है भारत के सामाजिक व्यवस्था का एक सबसे विवादित, कंट्रोवर्शियल और पिछड़ा मुद्दा रहा है, एक बहुत ज़्यादा। बहुत सारे स्कॉलर्स जो बड़े बड़े विद्वान इस पर मतलब डिवाइड रहे हैं, अलग अलग मत रहे हैं, कुछ इसे समझने में इंटरेस्टेड रहे हैं तो कुछ कंफ्यूज हो गए। तो ये एक सिस्टम, ऐसा स्ट्रेटिफाइड हायरार्की है, एक ऐसी लेयर टाइप की हायरार्की है, स्ट्रेटिफाइड हायरार्की हम कहेंगे, मतलब एक ऐसा सामाजिक हम कह सकते हैं ढांचा जो लेवल्स या लेयर्स में बताया गया हो। जैसे हम कह सकते हैं ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर नीचे शूद्रास, दलित तक, तो ऐसा बनाया गया एक स्ट्रेटिफाइड, अलग अलग तरीके से बनाया गया स्ट्रेटिफाइड ढांचा है ये कास्ट जो है। ठीक है, अभी तो रिसेंटली कास्ट सेंसस वगैरह, ये तो बहुत एकदम टॉपिक है अभी का। तो हम देख सकते हैं ये जो टॉपिक है इस पर बहुत ज़्यादा एकेडमिक लिखावट और राजनीतिक बहस यानी डिबेट हुई है, बहुत ज़्यादा लिखावट, मतलब कुछ वर्क्स। पॉलिटिकल प्रॉब्लमेटिक नहीं, पॉलेमिक, पॉलिटिकल पॉलेमिक करके का मतलब क्या होता है? बहस या झगड़े जिसमें ज़्यादा इमोशनल या बायस्ड ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे। पॉलिटिकल पॉलेमिक एक न्यू वर्ड है। फिर हम बात करें, जो कास्ट सिस्टम सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, ये पॉलिटिक्स, ये सोसाइटी, ये डेली लाइफ में एक घुसा हुआ मुद्दा है, ये कास्ट पॉलिटिक्स वगैरह जो होती है। ये जो है कास्ट पे जो लिखावट है, जो लिखी गई चीज़ें हैं, वो असल में एक बड़े डिबेट का पार्ट है। भारतीय समाज में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के बाद क्या क्या बदला, भारतीय समाज में ब्रिटिश रूल के बाद क्या क्या बदला, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब सेंसेस, लॉज, कैटेगरीज ने कास्ट को कैसे फिक्स और रिजिड बनाई, ये हमारे सामने क्या है क्वेश्चंस उठते हैं। ब्रिटिश ने 1871 में फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस किया था। उसने लोगों को एक परमानेंट जाति में रजिस्टर कर दिया जो पहले फ्लूइड थी, वैसे अलग अलग थी, फ्लूइड मतलब बहती थी, उसने एकदम रिजिड कर दिया इस चीज़ को। 1871 के बाद में पहली बार जो है कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था। सम आर्ग्यू फॉर द कंटिन्यूस ऑफ प्री कॉलोनियल स्टेटस, यानी कि कुछ लोग जो थे वो इस चीज़ के लिए मानते थे, कुछ स्कॉलर मानते हैं
कि कास्ट सिस्टम तो पहले से था, प्री कॉलोनियल इंडिया में भी था, ब्रिटिश ने सिर्फ उसका रिकॉर्ड बनाया था। पर कुछ दूसरे कहते हैं कि ब्रिटिश ने ही मेजर चेंज लाए थे इसमें और एक कास्ट को एक रिजिड अनइक्वल स्ट्रक्चर बना दिया था। तो अलग अलग मत है, दोनों व्यूज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक कहता है कंटिन्यूटी, एक क्या कहता है कि कंटिन्यूटी है, यानी जैसा था वैसा रहा है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। प्री इंडिया में भी कास्ट था, ब्रिटिश की वजह से कोई बदलाव नहीं। दूसरे कहते हैं कॉलोनियल इम्पैक्ट से ये सब बदला है। इंडिया में कॉलोनियल इम्पैक्ट, ब्रिटिशों के बाद ये जो है कास्ट के अंदर और ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। लुइस डुमोंट कहते हैं, ये फ्रेंच स्कॉलर हैं, एक फ्रेंच स्कॉलर थे लुइस डुमोंट। वो क्या कहते हैं, उनकी बुक आती है होमो हायरार्कियस कास्ट पर काफ़ी फेमस है इनकी बुक। उन्होंने टेक्सचुअली इन्फॉर्म्ड मॉडल दिया है, मतलब उनका व्यू पुरानी हिंदू धार्मिक ग्रंथ स्क्रिप्चर्स पर बेस्ड था, पुराने जो हिंदू के धार्मिक ग्रंथ थे उन पर बेस्ड था। बुक का नाम है, याद रखने वाला है, बुक का नाम क्या है? होमो हायरार्कियस, इंसान जिसका समाज एक हायरार्की में डिवाइड हो, ये नाम है। होमो मतलब इंसान एक, और जिसका समाज हायरार्की में डिवाइड हो। इन दिस इमेज हम देखेंगे, इस इमेज के अंदर टू ओपोजिंग कंसेप्चुअल कैटेगरीज ऑफ, यानी कि ड्यूमोंट के अकॉर्डिंग प्योर और पॉपुलेटेड का कॉन्सेप्ट कास्ट का फाउंडेशन था। किसका? ड्यूमोंट के अकॉर्डिंग प्योर, हम देखेंगे प्योर और पॉल्यूटेड, नॉट पॉपुलेटेड, इट्स पॉल्यूटेड। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, यानी प्योर और पॉपुलेटेड का कंसेप्ट कास्ट का क्या था? नींव था, फाउंडेशन था। जैसे ब्राह्मण्स को लोग प्योर मानते थे, ब्राह्मण्स प्योर थे उस टाइम, और जो दलित है उनको पोल्यूटेड, मतलब एकदम अनटचेबल माना जाता है, जिसे छूने से पाप लगेगा। तो ब्राह्मण ने पानी दिया तो पवित्र है, अगर ब्राह्मण कोई पानी देता है तो बहुत पवित्र है। वहीं दलित के हाथ अगर पानी लग गया तो वो अपवित्र हो जाता है। ये सोच तब बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी उस टाइम। तो डुमोंट कहते हैं, इसकी बात बताते हैं, दीज यूनिक्स, ये सब चीज़ें जो थी, डुमोंट बोलते हैं कि ये आइडिया सिर्फ बुक्स या शास्त्रों में नहीं बल्कि डेली लाइफ में भी दिखता है। हर हिंदू कास्ट के प्रिंसिपल्स को कॉन्शियसली हम अगर अनकॉन्शियसली या चेतन रूप से देखे फॉलो करता है तो उसके हिसाब से वो देखेगा तो हाँ, हिंदू कास्ट सिस्टम में ऐसा है। अगर वर्ड्स में अगर हम कहते हैं, उनका कहना है कि ये कास्ट बेस्ड वैल्यूज़ इंडिया को वेस्ट से अलग बनाती है। वेस्टर्न समाज में ऐसा नहीं है, वेस्ट से अलग बनाती है इंडिया को। वेस्ट में इंडिविजुअलिज्म है, व्यक्तिवाद ज़्यादा है, पर इंडिया में ग्रुप आइडेंटिटी और हायरार्की है, ग्रुप का शासन रहा है हमेशा से, हायरार्की को फॉलो किया इंडिया में। इंडिया उनके नज़रिए में एक अनचेंजिंग ब्राह्मणिकल सोसाइटी बता दिया गया इंडिया को क्या बता दिया गया? ब्राह्मणिकल सोसाइटी, अनचेंजिंग, जो कभी चेंज नहीं हो सकती, ऐसा बता दिया गया। अनचेंजिंग ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी, जिसे कुछ लोग ओरिएंटलिस्ट मतलब बायस भी बोलते हैं कि कुछ ही लोगों का शासन होता था यहाँ पर, ओरिएंटलिस्ट बायस भी बोला जाता है इस चीज़ को। निकोलस ड्रिक्स की बात अगर हम करें, ये दूसरे स्कॉलर ने डुमोंट के आइडिया को चैलेंज किया, इन्होंने चुनौती दी थी डुमोंट के आइडिया को। उनका कहना था कि डुमोंट ने कास्ट को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है, बहुत इजीली कास्ट को जो है वो बता दिया है डुमोंट ने। डुमोंट का मॉडल स्टैटिक था, स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, पर इंडिया में सोशल चेंज और इंडिविजुअल एम एम्बिशियस हमेशा रहे हैं, बदलते रहे, सोशल समाज में चेंज आते, परिवर्तन आते रहे हैं। जो इंडिविजुअल की महत्वाकांक्षाएं एम्बिशंस है वो भी बदलते रहे हैं। ये डुमोंट मिस कर गए, डुमोंट ने ये चीज़ नहीं देखी। उन्होंने कहा कि ये जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक है, स्थिर चीज़ है, लेकिन ये तो इंडिया में तो ये कास्ट सिस्टम बहुत डायनेमिक था, बदलता रहता था। जैसे कुछ शूद्राज ने ब्राह्मण लाइक प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके अपने स्टेटस को बढ़ाया था। उनको क्या कहा गया था? वो कहलाए थे संस्कृतनाइजेशन, जिसे कहा जाता है, वो संस्कृतनाइजेशन हो गए थे बाद में, उनका संस्कृतिकरण हो गया था उनका। जो कुछ शूद्र थे वो बाद में ब्राह्मण लाइक प्रैक्टिस करने लगे थे, फिर वो ब्राह्मण बन गए थे। तो ये चेंज हुआ ना यहाँ पे सोशल सिस्टम। ये निकोलस ड्रिक्स इसकी बात करते हैं। फिर एक स्कॉलर हैं गेराल्ड ब्रीमैन कहते हैं कि ब्राह्मण हायरार्की सब जगह एक जैसी नहीं थी। ब्राह्मण लोग जो हायरार्की फॉलो कर रहे थे वो सब जगह एक जैसी नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि कास्ट जो होती है, जाति सिर्फ रिचुअल प्योरिटी नहीं है, उसमें पावर और मनी भी इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ जो है रिचुअल प्योरिटी नहीं है,
जैसे एक दलित जमींदार किसी ब्राह्मण से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, एक दलित जमींदार जो है वो किसी ब्राह्मण से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर भी यहाँ पे क्या है, मैटर करती है, ऐसा गेराल्ड ब्रीमैन कहते हैं। इट हैज़ बीन पॉइंटेड, कास्ट एक फिक्स्ड लेडर नहीं है, ये कंटेक्स्ट के हिसाब से बदल सकती है, जैसा कॉन्टेक्स्ट आएगा उसमें ये बदल जाएगी। कभी जातियाँ अपनी पोजीशंस इंप्रूव करने के लिए मूवमेंट लाती है, प्रोटेस्ट करती है और संस्कृतनाइजेशन भी करती है। तो निकोलस ड्रिक्स जो है, ड्रिक्स के अकॉर्डिंग ब्राह्मण्स या उनके जो धर्म होते हैं, उनके धार्मिक टेक्स्ट जो होते हैं, जो उनके इंपॉर्टेंट धार्मिक टेक्स्ट सेंट्रल नहीं थे, कहीं जगह लोकल रूरल्स, वॉरियर्स या मर्चेंट कास्ट को ज़्यादा डोमिनेंट थे उस जगह पर। कुछ ब्राह्मण्स के जो टेक्स्ट थे वो हर जगह सेंट्रल नहीं थे, कहीं पर जो लोकल रूरल या वॉरियर थे वो ज़्यादा डोमिनेंट थे। हर जगह ज़रूरी नहीं है ब्राह्मण ही जो है महान हो, ये था ऐसा सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, यानी कि पावर जो है, मतलब ये व्यू कहता है कि कास्ट सिस्टम का बेस रिचुअल प्योरिटी नहीं बल्कि पावर का रिसोर्स था, पैसा भी इसका रिसोर्स था। ब्राह्मण सिर्फ पूजा पाठ वाले थे, ब्राह्मण सिर्फ क्या करते थे, पूजा करते थे, पैसा वगैरह जो है पावर नहीं। ब्राह्मण ओनली जो थे वो पूजा पाठ करते थे, पर रूलिंग जो किंग्स थे और जमींदार एक्चुअल पावर में वो लोग थे। कास्ट बेस्ड स्क्रिप्ट हम कह सकते हैं, स्क्रिप्चुअल्स और ब्राह्मणिकल मॉडल्स वगैरह, इन दिस व्यू हम कहेंगे, ये कहा गया है, ये सब व्यू में ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण सेंट्रिक कास्ट सिस्टम का मॉडल है, ब्राह्मण को सेंटर में रख के कास्ट सिस्टम, ये ब्रिटिश ने बनाया ताकि समाज को एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क में समझा जा सके। ये इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन, क्या है ये, इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन, इसका मतलब होता है, ये उस थ्योरी का पार्ट है इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशंस का। जैसे कि कुछ प्रैक्टिस ब्रिटिश रूल में ही फिक्स कर दी गई थी, पुरानी नहीं है, ब्रिटिश लेकर आए थे उस चीज़ को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कास्ट ब्रिटिश का बनाया हुआ है कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश लोगों ने कास्ट का कंसेप्ट बनाया। इंडियन रिफॉर्मर्स और नेशनलिस्ट लीडर जैसे अंबेडकर, फूले, गांधी ने भी कास्ट के खिलाफ काम किया है। तो कास्ट एक रियल और सीरियस इशू था वास्तव में, ब्रिटिश लेकर आए हैं ऐसा ही नहीं है, कास्ट एक बहुत सीरियस इशू था। अब हम देखते हैं कास्ट एज द इन्वेंशन ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी और अ लेगेसी ऑफ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस। कैसे, क्या जो कास्ट जो सिस्टम था उसका क्या इम्पैक्ट रहा था, इन्वेंशन था क्या वो कॉलोनियल मॉडर्निटी का, और ये लेगेसी चली आ रही है ब्राह्मण ट्रेडिशन से ही, पहले से ही। तो जैसे कि पहले बताया गया आपको, कास्ट को लेकर दो अलग अलग व्यूज़ थे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं वो दोनों व्यूज़। मतलब सब मानते हैं, जो कुछ लोग हैं वो मानते हैं कास्ट सिस्टम ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से आया है, और कुछ कहते हैं कि उस चीज़ को मानते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं जैसा तैसा बचा हुआ रूप था, वो जो बिना बदले आज तक चला आया है वही है। और कुछ ऐसा मानते हैं, कुछ के नज़रियों में ब्राह्मणिकल इंडियन सिविलाइजेशन की कोर वैल्यू है और कास्ट उसी वैल्यू का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव करता है, प्रतिनिधित्व करता है उस चीज़ का। इट इज़ द बेसिक, यानी कि जो ये सिस्टम था, इट इज़ द बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ द प्री कॉलोनियल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। ये कास्ट सिस्टम अंग्रेज़ों के आने से पहले की इंडिया की ट्रेडिशन का एक मूल रूप रहा है, अंग्रेज़ों से पहले ही रहा है। लेकिन इस पे विपरीत निकोलस ड्रिक्स इस अपोजिट देते हैं, कॉन्ट्री है इसके। निकोलस ड्रिक्स ने अपनी बुक, इनकी बुक का नाम है कास्ट ऑफ माइंड्स 2001, उसमें ये कहते हैं कि कास्ट कॉलोनियल मॉडर्निटी का नतीजा है। वो मानते हैं ये जो कास्ट बना है ना, ये कॉलोनियल जो हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश ने हम पर शासन किया उसका नतीजा मानते हैं, यानी अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान कास्ट एक नया रूप में उभरा। इसका मतलब ये है, ये नहीं कि ब्रिटिश ने आने से पहले कास्ट नहीं था, ऐसा मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, निकोलस ड्रिक्स सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ब्रिटिश रूल के दौरान कास्ट एक ऐसी इकलौती कैटेगरी बन गई जिसके ज़रिए पूरी इंडियन सोसाइटी को हम समझा जाने लगा था उस समय कास्ट के आधार पर। पहले इंडिया में कई तरह की सोशल आइडेंटिटीज़ और कम्युनिटीज़ थी, सिर्फ कास्ट नहीं थी, अलग अलग लोग भी रहते थे। पर
ब्रिटिश ने सब कुछ सिंप्लीफाई करके सिर्फ कास्ट के जरिए ही उसको समझने का मॉडल तैयार कर दिया कि अगर इंडिया को समझना है तो कास्ट के जरिए समझिए। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो बाहर से लोग हम पर शासन कर रहे हैं, वो प्रशासक जो थे, उन्होंने कास्ट को एक ऐसे सिस्टम में बदल दिया जो हर जगह मतलब सेम तरीके से लागू हो, हर जगह कास्ट के आधार पर सेम जगह से लागू हो। ये नहीं मैटर करता है वहाँ की कम्युनिटी भी तो अलग हो सकती है, कुछ रूल्स वगैरह अलग हो सकते हैं, नहीं, हर तरीके से एक जैसे लागू हो, आइडियोलॉजी के रूप में हर जगह समझा जाए। उन्होंने कास्ट को हर चीज़ के मेजरमेंट को एक स्टैंडर्ड बना दिया, कास्ट को क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड मापक बना दिया कास्ट के आधार पर समझने के लिए। जैसे कि कास्ट ही इंडियन ट्रेडिशन का सबसे इम्पोर्टेंट निशान हो। अगर आपको इंडिया को समझना है, आप कास्ट को समझ लो, तब आप पूरी इंडिया को समझ जाओगे, ऐसा ब्रिटिशर्स ने बोला। कॉलोनियल पावर्स ने कास्ट जैसे सोशल स्ट्रक्चर्स को फिर से डिफाइन किया ताकि वो खुद को मॉडर्न, यूरोपियन और इंडियंस को ट्रेडिशनल और बैकवर्ड दिखाए। उनका तो यही काम था कॉलोनियलिज्म का कि इंडियंस को बैकवर्ड दिखाना है, तो उन्होंने फिर से एक तरीके का स्ट्रक्चर फिर से डिफाइंड किया, बताया कि यूरोपियन श्रेष्ठ हैं, यूरोपियन बेस्ट हैं, इंडियंस पिछड़े हुए लोग, बैकवर्ड हैं, ऐसा दिखाने के लिए ब्रिटिश ने कास्ट को इंडिया की आत्मा या स्पिरिचुअल पहचान बना के दिखाया है कि कास्ट, बस इंडिया में कास्ट ही है, हर चीज़ यहाँ पे हर चीज़ कास्ट के अकॉर्डिंग होती है। इंडिया की आत्मा से जोड़ दिया कास्ट को, जाति को, और जो लोगों के पर्सनल लाइफ तक को कंट्रोल करता है। उन्होंने ये भी कहा, ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि जाति वगैरह है ना, ये लोगों के पर्सनल लाइफ को भी कंट्रोल करता है। कास्ट बेस्ड इंडियन सोसाइटी यूरोपियन सोसाइटी से अलग थी क्योंकि कास्ट ना तो इंडिविजुअल फ्रीडम का सपोर्ट करती थी और ना ही नेशनल आइडेंटिटी को सपोर्ट करती थी, इसीलिए ये अलग थी। और ये जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी और लोगों की अपने ग्रुप के प्रति लॉयल्टी, ये कॉलोनियल रूरल्स के लिए ब्रिटिश रूल जस्टिफाइड करने का एक टूल बन गई थी। कॉलोनियल रूरल्स जो थे वो एक जस्टिफाई करने का क्या बन गई थी, टूल, माध्यम बन गई थी। ड्रिक्स कहते हैं कि ब्रिटिश रूल ने ही इंडिया में सोशल डिफरेंस और रिस्पेक्ट के सिस्टम को कास्ट के बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो ब्रिटिश हैं उन्होंने ही सोशल डिफरेंस को किसके बेस पर, कास्ट के बेस पर जो है, सिर्फ ऑन सोली इन टर्म्स ऑफ कास्ट के बेस पर आइडेंटिफाई किया। हर चीज़ को कास्ट से तोला और मोला गया है। जो लोग ब्राह्मणिकल सिस्टम के इम्पोर्टेंस को इग्नोर करते हैं, कि ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है उसके इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्णता को इग्नोर करते हैं, वो हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स और आज भी कास्ट आइडेंटिटी के मजबूत बने रहने को इग्नोर कर देते हैं। ये सच है कि हर जगह और हर समय कास्ट टर्म्स का यूज़ प्री कॉलोनियल टाइम में नहीं होता था। पहले जो है, जब ब्रिटिश नहीं आए थे उस टाइम हर जगह कास्ट नहीं था। कास्ट सिस्टम भी फिक्स और बदलने वाला नहीं था, ये समय और सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। लेकिन अगर वेदास, महाकाव्य, मनुस्मृति, धर्मशास्त्रास, पुराण, ये जो बड़े बड़े चीज़ें हैं, और पेशवा काल का लीगल सिस्टम या रिफॉर्मर्स की राइटिंग देखें अगर हम, तब सब ये बताते हैं कि कास्ट एक प्री कॉलोनियल लेगेसी है। कास्ट उस समय थी, उस समय तो ब्रिटिश नहीं आए थे, फिर भी वहाँ पे कास्ट एग्जिस्ट करती थी। तो सब ने, इन सब चीज़ों ने क्या बताया है, जो कास्ट है वो पहले से एग्जिस्ट करती थी हमारे यहाँ। ये कॉलोनियल का इम्पैक्ट नहीं है। ये भी सच है कि कास्ट के अलावा प्री कॉलोनियल समय में आइडेंटिटी के कई रूप थे, जैसे शादी, व्यापार, राज सेवा से कनेक्शंस, ये सब अलग अलग थे। लेकिन कास्ट भी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी थी और सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट सोशल सिंबल के रूप में बनी हुई थी। ये कहना गलत होगा कि कास्ट सिर्फ ब्रिटिशों के बनाए हुए टूल या फिर उन्हीं के नतीजे देखने को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि भारत के अंदर पहले से कास्ट सिस्टम था। लेकिन हाँ, कास्ट सिस्टम का जो ब्राह्मणिकल ऑपरेशन को हाईलाइट करके ब्रिटिश अपने रूल को सिविलाइजिंग मिशन के तौर पर जो है वो जस्टिफाई कर रहे थे, ये तो बात सच है। और कास्ट हायरार्की को मजबूत बनाना ब्रिटिश के लिए एक स्टेबल रूल बनाए रखना, कि हमारा रूल चलता रहे इंडिया पर, स्टेबल रूल हमारा बना रहे, इससे हम कास्ट को जो है बहुत ज़्यादा वो करेंगे। कास्ट हायरार्की को मजबूत बनाना ब्रिटिश के लिए एक स्टेबल रूल बनाए रखने का जरिया भी था, जिससे सोसाइटी में अनार्की ना हो।
सोसाइटी में क्या ना हो, अनार्किज्म ना हो। अब हम नेचर को समझते हैं इंडिया के अंदर। नेचर ऑफ क्लास इनइक्वालिटी इन इंडिया, क्या प्रकृति थी जो हम क्लास के हिसाब से असमानताएं हो रही थी हमारे यहाँ, इसका नेचर क्या था वो समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, क्लास सोसाइटीज़ आर कैरेक्टराइज्ड, यानी कि क्लास सोसाइटीज़ जो थी, सामाजिक क्लास या वर्ग व्यवस्था में लोगों को उनकी आय और रिसोर्सेज पर कंट्रोल के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। क्या उनकी आय है, क्या उनकी इनकम, ये सब इसके बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन, जैसे एक सीढ़ी के स्टेप्स हम देख सकते हैं, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसे कास्ट के हिसाब से। मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स कहता है कि जिसके पास प्रोडक्शन का जरिया, यानी कि लैंड अगर है, अगर फैक्ट्री है, मशीन्स होता है, तो वो दूसरों के काम का सरप्लस मुनाफा अपने पास ले लेता है। सरप्लस मुनाफा अपने पास ले लेगा वो दूसरों के काम का, जिसके पास ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो इस तरह से समाज में एक क्लास दूसरी क्लास का शोषण करती है, वो ये कहता है एक्सप्लॉइट करती है, शोषण करती है बहुत ज़्यादा दूसरी क्लास का। हर समाज में ये क्लासेस अलग तरीके से दिखती हैं। इंडिया में ये कॉलोनिज्म से डीपली जुड़ी रही हैं। अगर किसी के पास टेक्सटाइल मिल है, अगर किसी के पास टेक्सटाइल मिल है, वो वर्कर से काम करवा कर प्रॉफिट कमा रहा है, वो जो बिजनेसमैन है वो तो बहुत पैसे वाला है, क्योंकि उसने तो बहुत पैसा कमाया है वर्कर से काम करवा कर। तो ये कैपिटलिस्ट क्लास हो गई, जो वर्कर, ये जो बर्जुआज है, ये क्या हो गई, कैपिटलिस्ट क्लास, जिसने बहुत पैसा कमाया है। वर्कर क्या कर रहा है, वर्कर सिर्फ मजदूरी कर रहा है, बस सिर्फ उसको मजदूरी करने पड़ रही है, ये वर्किंग क्लास है। ये क्या, कौन सी क्लास है, वर्किंग क्लास है। अर्बन बिजनेस क्लास की अगर हम बात करते हैं, वहीं पर अर्बन शहरी, अर्बन मतलब जो शहर में लोग रहते हैं, अर्बन बिजनेस क्लास, जो डोमिनेंट बिजनेस क्लास है, वो एक जैसे लोगों का ग्रुप नहीं है। इसमें कई तरह के व्यापारी, मर्चेंट भी आ जाते हैं, फाइनेंस भी आ जाते हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी मिलकर एक मिक्स्ड ग्रुप बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपना एक मिक्स्ड ग्रुप बनाते हैं, बहुत बड़ा सा ग्रुप बनाते हैं। ब्रिटिश एरा में इंडियन व्यापारी मेनली दलाल, मनी लेंडर या छोटी ट्रेड तक सीमित थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। कि या तो जो व्यापारी थे वो दलाल थे, या मनी लेंडर थे, या कोई छोटे मोटे बिजनेस करते थे, वहीं तक वो लिमिटेड थे। बड़ी कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरेंस, सब पर किनका राज था, ब्रिटिश लोगों का राज था। ये ब्रिटिश लोग सब पर राज करते थे। लेकिन इंडियन कैपिटलिस्ट, जैसे कि जो हम कह सकते हैं इंडियन कैपिटलिस्ट में कौन कौन आते हैं, पारसीस, मारवाड़ीज, खोजाज, ये सब, ये इंडिया के जो बड़े बड़े हम कह सकते हैं गुजरात ट्रेडर्स ने धीरे धीरे ग्रो किया, और ये लोग बढ़े आगे, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसा लगाया, बड़ी बड़ी चीज़ों पर पैसा इन्होंने लगाया। तो क्या हुआ, जब इन्होंने वो वहाँ पर पैसा लगाया, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में पैसा लगाया सेक्टर में, तो ब्रिटिश रूल ने कुछ लीगल प्रोटेक्शंस दिए, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का सुरक्षा होनी चाहिए, ऐसे इनको प्रोटेक्शन मिले, जो मार्केट लेड ग्रोथ के लिए ज़रूरी था, मार्केट की ग्रोथ हो। बॉम्बे के टेक्सटाइल मिल्स के कई पारसीज और मारवाड़ीज़ ने इन्वेस्टमेंट किया, और धीरे धीरे बड़े बिजनेसमैन बन गए ये लोग। इनके पास पैसा था, इन्होंने उस टाइम जो है वहाँ पर हेल्प की थी, पैसा दिया था। तो ये लोग फिर क्या करें, बहुत ज़्यादा कलेक्टिव मोनोपोली, ये जो बिज़नेस हमने देखा बनाया था। 1940 के बाद ये बिजनेस क्लास और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। इंडिपेंडेंस के बाद इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, क्या होती है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, इन्होंने और इनको प्रोटेक्ट किया, इनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इनकी सुरक्षा की, मतलब फॉरेन माल का इंपोर्ट बंद करके इंडियन कंपनीज को बनाया गया। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी यही है। पब्लिक सेक्टर ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, गवर्नमेंट ने इनको क्या दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, इन्होंने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी दी और सस्ता फाइनेंस दिया, जिससे ये बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस और ग्रो हो गए और अच्छे से काम करने लगे थे। 1851 की अगर हम बात करें, 1851 में टॉप 20 इंडस्ट्रियल हाउसेस के एसेट यानी जो संपत्ति है वो 500 करोड़ थे, लेकिन
1986 आते आते 1986 आते आते ये कितनी हो गई थी? 23,200 करोड़ हो गई थी। देखिए कहाँ 500 करोड़ ओनली, और कहाँ इतना इतना बढ़ गया था। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्टेड करने का सिद्धांत भी आता है। दूसरी तरफ देश के 70% लोग, 70% लोग जो थे ना, सिर्फ जिंदा रहने लायक इनकम कमाते हैं, यानी कि बस जिंदा रह सके उतनी इनकम का उनका सोर्स था। और 76.6 मिलियन लोग किस पर निर्भर हैं? खेती पर, यानी कि वो एग्रीकल्चर पर जो थे निर्भर थे। मिलियन खेती मजदूर शहरी, और 1.10 इनकम मतलब 1/10 उस पर ही जीते थे ये लोग, खेती करके थोड़ा बहुत। तो अब हम देखें, अंबानी टाटा जैसे ग्रुप्स को चीप फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता रहा, बहुत ज़्यादा सस्ता, जबकि रूरल मजदूर मिनिमम वेज पर ही जो है सर्वाइव कर रहे थे। कहने का मतलब ये है। वहीं 1980s तक बेरोजगारी जो है 10% तक पहुंच गई थी। 1980s आते आते जो बेरोजगारी है वो 10% पर अनएम्प्लॉयमेंट रीच्ड। अर्बन एरियाज़ में अधिकतर लेबर इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। जो अर्बन एरियाज़ था, शहरी था, वहाँ पे बहुत सारे जो मज़दूर हैं वो एकदम इनफॉर्मल से और अनऑर्गेनाइज्ड, कोई एकदम अच्छे से सेक्टर में काम नहीं करते थे। फुटपाथ वेंडर थे, जो दिहाड़ी मज़दूर थे, फुटपाथ पे ठेला लगाते थे। डोमेस्टिक सर्वेंट थे, किसी के नौकर थे, कूली थे, स्ट्रीट हॉकर थे, फेरी वाले थे, ऐसा थे। तो ये सब क्या है? डिस्गाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। डिस्गाइज्ड, ये कोई अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं, शहर में होते हुए भी वो उनका जो रोजगार है वो डिस्गाइज्ड है। मतलब काम तो है, लेकिन जॉब का कोई सिक्योरिटी बेनिफिट कुछ भी नहीं है, कभी भी जॉब छिन सकती है, ऐसा सा सिचुएशन है। लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड नहीं था। गाँव में भी ब्रिटिश ने पुरानी ज़मींदारी को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया था, उन्हें नई लैंड ओनरशिप राइट्स दे दिए और हम कह सकते हैं रेंटर क्लास बना दी थी। ज़मींदार्स और तालुकदार्स जो थे, ज़मींदार्स और तालुकाज वगैरह रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और उनका दबाव पुअर फार्मर्स पर जो है बना रहता है। ये जो और भी ज़्यादा रेवेन्यू लेते हैं, ये कौन भुगतता है? उस टाइम भुगतता है गरीब इंसान, पुअर फार्मर्स। इंडिपेंडेंस के बाद भी कांग्रेस ने इन लैंडलॉर्ड्स को हटाने की बजाय उन्हें पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बना दिया। इंडिपेंडेंस जैसे आज़ादी होनी चाहिए थी, कांग्रेस को हटाना चाहिए था ना इन ज़मींदारों को, ये हटाया नहीं, बल्कि उन्हें क्या कर दिया? पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल कर लिया, उसका हिस्सा बना दिया कांग्रेस ने। बंगाल और अवध के लैंडलॉर्ड्स ने ज़मींदारी छोड़ी, पर डेमोक्रेसी में एमएलए का नेता बन गए, कुछ भी बन गए, पावर तो उनके पास ही रहा। ज़मींदारी छोड़कर क्या किया इन्होंने? ज़मींदारी छोड़कर इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, अवध और ऐसे सेक्टर्स में। कॉलोनियल टाइम में जहाँ ज़मींदारी नहीं थी, कॉलोनियल टाइम में तो ज़मींदार वगैरह नहीं थी, वहाँ डोमिनेंट कल्टीवेटिंग ग्रुप्स को डायरेक्ट रेवेन्यू राइट्स मिले। डोमिनेंट कल्टीवेटिंग ग्रुप्स जो खेतीबाड़ी संभालते थे, जो बड़े बड़े ऐसे लोग जो खुद कल्टीवेटिंग करते थे, उनको क्या मिली? राइट्स मिली, रेवेन्यू की राइट्स मिली। इनमें से रिच फार्मर्स निकले, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा साधन, ज़्यादा ट्रैक्टर, ज़्यादा पानी, ज़्यादा क्रेडिट था। वो क्या थे? रिच फार्मर्स थे। इनके अंदर कुछ ऐसे रिच फार्मर्स निकले। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो जैसे जाट, जो पंजाब और मतलब हम कह सकते हैं अपर के दोआब में, पंजाब साइड में, इस साइड, और हम कह सकते हैं तमिलनाडु में वेलाज और पोटीदार्स गुजरात में, ये सब लोग थे, ये ऐसे अपर लोग थे। इनकम इन्होंने क्या है? इन्होंने कॉमर्शियल फार्मिंग से पैसा कमाया कि फार्मिंग करेंगे, कॉमर्शियल फार्मिंग करेंगे, उससे पैसा कमाया, और बाद में इन्हें भी पुअर वर्कर से काम करवाकर मुनाफा कमाया इन्होंने भी। ये डेट्स वगैरह है कि 1970s में 20% रिच फार्मर, कितने? 20% रिच फार्मर के पास 63% रूरल एसेट था, संपत्ति था गाँवों की। पुअर लोगों के पास न तो ज़मीनें थी, ना पैसा था, और वो सिर्फ मजदूरी करते थे। ये था उस समय। रिच फार्मर्स जो थे, जो रिच फार्मर्स के ऑपोजिट एक सेमी प्रोलेटरिएट क्लास है, उनके जस्ट ऑपोजिट में ये सेमी प्रोलेटरिएट क्लास थी रिच फार्मर्स के। इसमें क्या होती है? सेमी प्रोलेटरिएट क्लास, जिनके पास खुद के रिसोर्सेज नहीं हैं। ये एग्रीकल्चरल लेबरर्स, खेत मजदूर, रेगुलर काम के बिना जीते हैं।
एग्रीकल्चरल लेबरर्स मतलब खेत मजदूर नहीं हैं, ये रेगुलर काम के बिना ही जीते हैं और उन पर रिच फार्मर्स का इमोशनल और फिजिकल दबाव होता था। तो खेत में 8 महीने काम मिला, मान लीजिए खेत में कितने महीने काम मिला, 8 महीने उनको काम मिला, 4 महीने बेरोजगारी थी। तो हर बार वेज नेगोशिएशन रिच फार्मर के फेवर में ही होता था। तो ये उस टाइम का सिस्टम था। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजरियल क्लास जो हम कह सकते हैं, इलीट क्लास, यानी कि एक और इम्पॉर्टेंट क्लास है जो है ब्यूरोक्रेट मैनेजरियल की क्लास। इंडिपेंडेंस के समय कैपिटलिस्ट क्लास कमज़ोर थी, इसलिए स्टेट और ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग बनाई उस समय। जब आज़ादी हुई थी उसमें स्टेट और ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रांग बनाया गया। प्लानिंग और स्टेट लेड डेवलपमेंट ने ही इस क्लास को ग्रो करने का मौका दिया और एजुकेशन, जॉब, स्किल्स सब इस क्लास को मिला। जो ब्यूरोक्रेसी और स्टेट थी सारी चीज़ें इन्हीं को मिली, एजुकेशन भी मिली, प्लानिंग भी मिली, डिसीजन मेकिंग भी मिली एजुकेशन वाली इसको। तो ये क्लास प्राइवेट कैपिटल का हिस्सा नहीं है कि जो होता है ना पर्टिकुलर प्राइवेट कैपिटल का हिस्सा होती है, वैसी नहीं थी। कई बार इनके इंटरेस्ट कैपिटलिस्ट से अलग भी होते थे। तो इनके पास क्या था, नॉलेज था, नेटवर्क था और पावर था। जैसे आईएएस ऑफिसर, पीएसयू मैनेजर्स और स्टेट प्लानिंग ऑफिशियल्स जो है, इनके पास क्या है, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग का स्ट्रॉन्ग पावर होता था जो कैपिटलिस्ट पर डिपेंड करता था। किस पर डिपेंड करता था, कैपिटलिस्ट पर। अब हायरार्कीज और क्लास के बीच में, कास्ट के बीच में एक इंटर रिलेशन देखेंगे, अंतर संबंध देखते हैं। जाति और वर्ग, जो क्लास और कास्ट है, जाति और वर्ग दोनों ही समाज में असमानता और ऊंच नीच हायरार्की की ओर इशारा करते हैं। कहा जहाँ जाति की बात, जहाँ क्लास की बात, बस ऊंच नीच शुरू। जैसे एक और जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की ऊंच नीच व्यवस्था है, वैसे ही वर्ग में अमीर, गरीब, मध्य वर्ग, ये सब वर्ग में आ जाते हैं। ये दोनों ही, पर इन दोनों में संगठन का तरीका, प्रिंसिपल जो होता है वो अलग अलग है। जैसे कास्ट इज बर्थ बेस्ड और क्लास इज इकोनॉमी बेस्ड। जो क्लास है, गरीब अमीर, आप अपने पैसों के हिसाब से होंगे। कास्ट आप जन्मजात होते हैं। देखिए जाति के मुख्य लक्षण बताए गए हैं। क्या है कास्ट के मुख्य, देखिए एक तो सबसे बात पहले आता है कि जो कास्ट होती है वो बहुत ज़्यादा इंडोगामी होती है। यानी इंडोगामी का मतलब अपनी ही जाति में विवाह करना। कास्ट वगैरह में ऐसा रहता है कि अपनी जाति में विवाह हो, मैरिज विद इन, ये सब अपनी ही जाति में कास्ट। फिर आता है ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन, यानी कि हर जाति की अलग पारंपरिक नौकरी अपनी अलग, ये कास्ट में है। हेरिडिटिकली स्पेशलाइजेशन क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी की एक पैसा होता है, कोई कुम्हार होता है, कोई लोहार होता है, कोई कुछ सोनार होता है, इस तरह से अलग अलग ऑक्यूपेशंस होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं वो। नोशन ऑफ पोल्यूशन, कुछ जातियों का अशुद्ध माना जाता है इसके अंदर। और रिचुअल हायरार्की, यानी कि धार्मिक मान्यता से ब्राह्मण सबसे ऊपर माने जाते हैं। जिसे ब्राह्मणों को पूजा का काम दिया गया, वो शूद्रों को श्रम का, लेबर का काम दिया गया, ऐसे। जबकि क्लास इस बात पर निर्भर करता है। क्लास क्या है, क्लास ऑन द अदर हैंड ब्रॉडली रेफर टू इकोनॉमिक बेसिस। आर्थिक बेस क्या है आपका, ओनरशिप पर, नॉन ऑनर, आपके पास ज़मीन है नहीं है उस पर। यानी कि क्लास कहता है पैसा है, संसाधन है, ज़मीन फैक्ट्री है या नहीं। ज़मीन वाला किसान है अगर, तो वो रिच क्लास है, चाहे खेत में काम करने वाला मजदूर जो है वो पुअर क्लास क्यों ना हो, ऐसा होता है। पर सवाल ये है कि जाति और वर्ग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। क्लास और कास्ट, ये एक दूसरे से, इनका रिलेशन क्या है, इनके बीच में इंटर रिलेशन क्या है, जुड़े हुए कैसे हैं ये। देखिए क्लास इस बात से बंटे होते हैं उनके पास संसाधनों का मालिकाना हक कितना है। क्लास क्या है, लोगों के पास खुद की क्लास में संसाधन, रिसोर्सेज का हक कितना है, उनके पास संसाधनों का है या हक नहीं है। उत्पादन में कौन क्या सेवा दे रहा है, कोई मालिक है, श्रम है, मैनेजर है, क्या कर रहा है वो। पर ब्राह्मणवादी जातिगत ऊंच नीच पर हर जगह लागू नहीं होती, सब लोग उसे नहीं मानते। ब्राह्मणिकल जो जातिगत व्यवस्था है उसको सब लोग नहीं मानते हैं, हर जगह वो लागू नहीं होती है। कई बार यह जातियाँ ऊंच नीच सिर्फ विशेष स्थिति कंटेक्स्ट में मानी जाती हैं। जैसे किसी शादी या मंदिर के प्रेम प्रसंग, मतलब प्रसंग में ब्राह्मण को ऊंचा मान लिया जाता है। गांव की पंचायत या मामलों, जमीन के मामलों में उसको कुछ भी नहीं माना जाता है। शादी विवाह में सिर्फ ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता है। तो कंटेक्स्ट के हिसाब से होता है ये सब चीज़ें, ये सब जो है कंटेक्स्ट के हिसाब, कंटेक्चुअल मानी जाती है ये सब चीज़ें। उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया की बात अगर जब हम करें, उत्तर भारत में समृद्ध जाट जाति के लोग सामाजिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं। जो जाट जाति थी वहाँ के लोग जो है जाट्स बहुत ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं।
पर ब्राह्मण जैसे धार्मिक दर्जे में ही नहीं आते। जाट जो है ताकतवर हैं, लेकिन ब्राह्मणों के जैसे धार्मिक दर्जे में वो लोग नहीं आते हैं। ये है इनका। इन मोस्ट, हम अगर पॉपुलर सेंस की बात करें, आमतौर पर जाति को ऊंच नीच के रूप में देखा जा सकता है। आमतौर पर जो है जाति को हम कह सकते हैं ऊंच नीच के रूप में देखा जाता है, और वो भी ब्राह्मणवादी नज़रिए से देखा जाता है। जैसे एनसीईआरटी की किताबें कई बार कास्ट को ब्राह्मण को टॉप दिखा देती हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी अलग हो सकती है। तो ये सब बातें हैं। कई बार जाति केवल एक अलग समुदाय के रूप में काम करती है। जाति एक अलग समुदाय होती है जो समाज में ऊंच नीच के साथ नहीं जुड़ी होती। कई जनजातियां या पिछड़ी जातियां आपस में बराबरी की भावना भी रखती हैं, चाहे वो पिछड़ी हो। ऐसा जो सामाजिक वर्गीकरण हम किताबों या थ्योरीज में पढ़ते हैं, वो असल ज़िंदगी में सामाजिक ढांचे को हमेशा सही नहीं दिखाते हैं। कुछ और होता है, बुक्स में कुछ और होता है, हम कुछ और देखते हैं, तो वो पिक्चर हमेशा जैसी दिखाई देती है वो ऐसी नहीं होती है। फॉर इंस्टेंस, अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे, थ्योरी में शेयर क्रॉपर का मतलब क्या होता है? जो दूसरों की ज़मीन पर फसल उगाता है, जो उसके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, जो दूसरों की ज़मीन पर जो है फसल उगाता है, शेयर क्रॉपर। और कृषि मजदूर अलग माने जाते हैं। थ्योरी के बेस में अगर हम थ्योरी की बात करें, शेयर क्रॉपर और एग्रीकल्चरल लेबरर्स अलग माने जाते हैं थ्योरीज में। तो पर असल में एक ही आदमी कभी कभी दोनों काम भी कर सकता है। वो शेयर क्रॉपर भी हो सकता है, एग्रीकल्चरल लेबरर भी हो सकता है ना? वो थ्योरी में नहीं बताया गया। तो इसी तरह ज़मींदार जो रेंटर होते हैं, ज़मींदार और खुद खेती करने वाला मालिक, कल्टीवेटर ओनर, इनके बीच फ़र्क धुंधला हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाता है इनके बीच। तो यही चीज़ है रेंटर और लैंडलॉर्ड के बीच में, इनके बीच में भी जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है। जाति और वर्ग जब मिलते हैं, कास्ट और क्लास का जब कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि जब दोनों आपस में मिलते हैं, तब चीज़ें और भी कम्प्लेक्स और धुंधली हो जाती है। तब तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। जाति और वर्ग कुछ मामलों में एक जैसे दिखते हैं और कुछ मामलों में अलग होते हैं। जातियाँ ऐसी स्टेटस कम्युनिटीज़ हैं जो मालिकाना हक यानी कि पेशा या जीवन शैली से भी परिभाषित हो सकती हैं। इस बंद कास्ट सिस्टम में एक सामाजिक सम्मान धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि वर्ग की स्थिति में सामाजिक सम्मान से जुड़ी होती है। वर्ग की जो स्थिति होती है वो सामाजिक सम्मान से जुड़ी होती है, पर उसका आधार होता है संसाधनों का मालिक होना या न होना। क्लास क्या है? सिर्फ संसाधनों का मालिक होना या न होना। वर्ग ज़्यादा खुले और लचीले होते हैं, मतलब कह सकते हैं उनमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है वर्गों में। कोई भी व्यक्ति मेहनत से क्या है ऊपर उठ सकता है, अमीर बन सकता है, उसके पास पैसा आ सकता है। सोशल मोबिलिटी पॉसिबल है इस चीज़ में, सोशल मोबिलिटी जो है वो पॉसिबल है इस चीज़ में। लेकिन जाति में मोबिलिटी बहुत धीरे धीरे होती है। जाति में अगर बदलाव चाहिए तो वो बहुत धीरे धीरे होगा, एक व्यक्ति नहीं। यानी कि अगर एक व्यक्ति भी जाति में ऊपर उठ जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरी जाति को ऊपर उठना पड़ेगा, तब टाइम लगता है उस चीज़ में। जैसे कोई दलित आईएएस बन जाए, कोई दलित व्यक्ति क्या बन जाए? आईएएस बन जाए, तब भी उसका जातीय दर्जा नहीं बदलता। ऐसा है। कास्ट और क्लास में फ़र्क तो है, ये बात तो हम मानेंगे। कास्ट और क्लास में क्या है? फ़र्क तो है। जो क्लास सिस्टम है, वर्ग का जो सिस्टम है, वो टॉप और बॉटम हिस्से से कास्ट से जुड़े हुए हैं। टॉप और बॉटम, जैसे अपर क्लास ज़्यादातर अपर कास्ट के होते हैं, और पुअर लैंडलॉर्ड्स, लैंडलेस वर्कर, जिनके पास ज़मीनें नहीं है, वो ज़्यादातर क्या होंगे? दलित होंगे, लोअर होंगे। ऐसा ऊंची जातियों के पास ज़मीन होती है और वो मालिक की तरह किराया वसूलते हैं। ज़्यादातर भूमिहीन खेती हर मजदूर जो होते हैं वो दलित या नीची जातियों से होते हैं और मेहनत का काम करते हैं। मध्यम स्तर पर क्लास की पहचान करना बहुत कॉम्प्लेक्स है कि बीच में कौन आता है। जातियों का विभाजन क्लास और कास्ट के बीच के रिश्ते को और उलझा देता है। यानी कि कास्ट और क्लास का मेल टॉप और बॉटम पर साफ है कि पता चलता है जो ऊपर है वो अपर क्लास में है, जो नीचे है वो लोअर क्लास में है। बीच वाला तो कॉम्प्लेक्स है पता करना कि कौन आता है इस चीज़ के अंदर। और जो कास्ट और क्लास का जो मेल है, जहां हम बात करेंगे इनके रिलेशन की, वो टॉप और बॉटम पे तो पता चल जाता है, लेकिन बीच का स्तर की पिक्चर जो है वो साफ नहीं है। सिमिलरली अगर हम इसी चीज़ की बात करें, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता, शहरों की जो अर्बनाइजेशन है, शहरों की ओर पलायन हो रहा है, भाग रहे हैं लोग, शिक्षा, स्किल्स, ये सब जाति की कठोरता को तोड़ते हैं और बदलाव लाते हैं।
ये लोग क्या जाति की कठोरता को तोड़कर शहर की ओर भागते हैं, बदलाव लेकर आते हैं। जाति और वर्ग दोनों ही समाज में ऊंच नीच दिखाते हैं। जाति जन्म के आधारित पर और जो है वो पैसों के आधारित पर, जो क्लास है वो पैसों के आधारित है। हालांकि दोनों में फ़र्क है, लेकिन उंचली जातियां आमतौर पर अमीर वर्ग में आती है और नीची जातियां गरीब और मजदूर वर्ग में आती है आमतौर पर। लेकिन आज के समय शिक्षा, शहरों की ओर पलायन, कास्ट बाउंड्रीज को तोड़ा जा रहा है और खासकर आगे बढ़ा जा रहा है। अब हम बात करते हैं सोशल इनइक्वालिटीज़, डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स की। पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तब उसमें हम देखते हैं जो समाज के अंदर सोशल इनइक्वालिटीज़ आर सो डीपली, कहा गया है कि अगर सामाजिक असमानताएं, इनइक्वालिटी इतनी गहरी हैं, बहुत ज़्यादा डीप हैं, इतनी गहरी हैं, तो इसका असर डेवलपमेंट और गरीब, यानी डेवलपमेंट मतलब विकास पर भी पड़ेगा। गरीब जो है, पिछड़े वर्ग, डिप्राइव्ड सेक्शंस के लोकतांत्रिक यानी भागीदारी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशंस पर कैसे पड़ता है, पूछा गया है, क्वेश्चंस पूछा गया, कैसे, हाउ, ये बात पूछी गई है। मान लीजिए अगर सामाजिक असमानताएं हैं, बहुत गहरी हैं, तो इसका असर क्या पड़ेगा डेवलपमेंट पे, क्या हमारा विकास होगा डेमोक्रेसी का। देखिए कोठारी जी क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है, रजनी कोठारी ने बताया है कि जाति यानी कास्ट और राजनीति यानी पॉलिटिक्स, कास्ट और जो पॉलिटिक्स है का आपस में घुसना, मतलब हम कह सकते हैं आपस में घुसना एक प्रक्रिया रही है, प्रक्रिया यानी प्रोसेस रहा है, आपस में मिलना। उन्होंने पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के बाद पीरियड को 3 स्टेजेस में बांटा। क्या क्या थे वो 3 स्टेजेस? पहला स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज। इन द फर्स्ट स्टेज रजनी कोठारी इस चीज़ की बात करते हैं, पॉलिटिकल पावर सिर्फ उन्हीं जातियों के पास मतलब बीच था। वो कहते हैं पॉलिटिकल जो पावर था वो केवल उन्हीं जातियों के बीच था जो या तो पहले से ताकत में थे, पहले से उनके पास क्या थी, पावर थी, पहले से या तो उनके पास पावर थी। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे ब्राह्मण लोग पहले से पैसे वाले थे, बनिया लोग, राजपूत, इन्हीं के पास पावर पॉलिटिक्स था। जब हम दूसरे स्टेज की बात करते हैं, सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें, तो इन जातियों के बीच पावर के लिए कंपटीशन हुआ था। जैसे हम कह सकते हैं फैक्शनलिज्म आया, ग्रुप बांटे गए थे। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो सेम जाति के नेता आपस में टकराने लगे थे, एक ही जाति के नेता आपस में टकराने लगे थे इस समय। तीसरा चरण था, थर्ड फेज क्या आता है, थर्ड स्टेज में था, अब लोअर कास्ट भी राजनीति में मोबिलाइज होने लगे और अपने हक के लिए आवाज़ उठाने लगे। जो लोअर कास्ट थे वो भी जो है अब राजनीति में आने लगे थे, आवाज़ उठाने लगे थे, तब ये थर्ड कास्ट आता है। इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज़ द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। ये एक लाइन है, इसका मतलब क्या है, पॉलिटिक्स जातिवादी नहीं होती बल्कि जाति ही राजनीति में बदल जाती है, जाति बाद में आके राजनीतिकरण हो जाता है उसका। जब सबको वोट देने का अधिकार मिला, यानी कि फ्रेंचाइजीज का एक्सटेंशन हुआ, सबको वोट देने का क्या मिला था, अधिकार मिला था, फ्रेंचाइजीज, तब हर बार सामाजिक ग्रुप और सब ग्रुप्स ने डेवलपमेंट में अपना हिस्सा मांगना शुरू किया। सभी लोग सरकारी नौकरियों और विकास के रिसोर्सेज के लिए क्या कम्पीट करने लगे थे कि हमें चाहिए। ओबीसी रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे थे, एसटी एससी भी डिमांड कर रहे थे। भारतीय राजनीति 2 तरह से मोबिलाइजेशन पे चलती है। एक तो वर्टिकल मोबिलाइजेशन, एक तो क्या था, वर्टिकल मोबिलाइजेशन, यानी पावरफुल जातियां अपने नीचे वालों को मोबिलाइज करती है। एक होता है हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन, मतलब अलग अलग जातियों के बीच एक समान वर्ग होने के नाते अलायंस बन जाता है। क्या बन जाता है? गठबंधन बन जाता है, अलायंस बन जाता है। जो रिश्ते जाति और समुदाय जैसे पुराने बंधन, प्रीडोमिनेंटियन हम कह सकते हैं इस चीज़ को, यानी कि प्रीमॉर्डियल टाइज अब भी लोगों की सोच और वोट पर असर डालते हैं। इस वजह से सिविल सोसाइटीज़ जो हैं जहाँ लोग संवेदनाशील और इंक्लूसिव बने, आपस में आए, इनमें दिक्कत हो जाती है क्योंकि जाति पाति का खतरा, यही सब चीज़ें। राजनीतिक बदलाव एक फिक्स्ड तरीके से नहीं होते, कहीं पहले जाति बदलती है, कहीं पहले इकोनॉमी, एक ही रास्ता सब जगह लागू नहीं होता।
जो गांव होता है उसमें कास्ट और परिवार के रिश्ते ऐसे हैं जो लैंड रिफॉर्म्स जैसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने से रोक देते हैं। अमीर किसान जो अपर कास्ट से होते हैं, छोटे किसान जो लोअर कास्ट से होते हैं, उनको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं वो लोग। जैसे सब्सिडी, एमएसपी, चीप लोन, उनके लिए छोटे किसानों को मोबिलाइज करते हैं। सो हम कह सकते हैं, सो डिस्पाइट ये चीज़ हम कह सकते हैं, भारतीय स्टेट का आइडियल तो जो है इक्वालिटी का है, जो हम कह सकते हैं ना आइडियल एक है कि इक्वालिटी में विश्वास, पर असल में रिसोर्सेज, पावर्स और बेनिफिट्स अभी भी किसके हाथों में है? हायर क्लासेस के हाथों में, अपर क्लासेस के हाथों में। रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी तो यही है, जैसे लैंड, बिजनेस, एजुकेशन, सब में अनइक्वल एक्सेस है लोगों को। मतलब एक हैं राइटर एंद्रे बेटेल, ये कहते हैं कि अब मॉडर्न जॉब्स में कास्ट से ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है। मॉडर्न जॉब्स में फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है, परिवार का पैसा, नेटवर्क और एजुकेशन, उनकी कॉन्टेक्ट कैसी है, किसी जॉब और पोजीशन डिसाइड करता है। आईएएस एस्पिरेंट को सिलेक्शन अगर सेम कास्ट का हो पर एक परिवार अमीर हो तो उसका चांस ज़्यादा हो सकता है। कास्ट मैटर नहीं करती, यह है कि अमीर और गरीब मैटर, पैसा आ गया आजकल। सिर्फ डेमोक्रेसी होना ही काफ़ी नहीं है, उसे सबको बराबरी का हक नहीं मिलता। डेमोक्रेसी से जो इंस्टीट्यूशंस इलेक्ट नहीं होते, जैसे ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, वो अपर कास्ट और अमीर लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, गांव के पुलिस स्टेशन में दलित की सुनवाई नहीं होती। जो गांव के पुलिस स्टेशंस होते हैं उसमें दलित की जो सुनवाई है वो नहीं होती, क्योंकि वो क्या है, वो गरीब है, दलित है, इसीलिए ऐसा है। लोअर कास्ट जब अपने हक के लिए मोबिलाइज होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो नेता लोग इसका भी उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनको वोट, अपनी कुर्सी और पैसा मतलब दिखाकर, मतलब पैसा वोट लेते हैं। जैसे कोटा के प्रॉमिस के नाम पर उनसे वोट लेना और बाद में फिर कुछ नहीं करना। ये इकोनॉमिस्ट जीन डेर्जे, इकोनॉमिस्ट थे अर्थशास्त्री जीन डेर्जे, कहते हैं ने ईस्टर्न यूपी में देखा, ईस्टर्न यूपी में देखा, क्या देखा कि वहाँ के जो मतलब गरीब लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे स्कूल और हेल्थ सर्विस तक भी नहीं मिलती। वो जो है वोट, यानी कि वोट देते हैं पर असली पार्टिसिपेशन और बेनिफिट उन तक पहुंचता ही नहीं। दलित बस्ती में एक स्कूल तो है पर टीचर्स कभी आता ही नहीं। तो ये चीज़ें थी उस समय जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बनाती है कि क्या ऐसा है। जीन डर्जे इस चीज़ को कहते हैं। यही समरी है, हमने जो ये पूरी यूनिट पढ़ी। सो आई होप आपको ये यूनिट समझ में आई होगी। थोड़ी कॉम्प्लेक्स है इसे समझना, कास्ट इंडिया के अंदर क्या कास्ट का सिस्टम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।